अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम। मेरा नाम है वकास हैदर। आप देख रहे हैं रिएक्शन फंडा। आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहा हूं उसका टाइटल है इंडिया अपकमिंग नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ मेगा प्रोजेक्ट्स, अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स इन इंडिया इन हिंदी। जिस चैनल से हमने वीडियो लिया उसका नाम है इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो बहुत जबरदस्त है। मेगा प्रोजेक्ट्स इंडिया के बारे में पूरी डिटेल है। वीडियो का ओरिजिनल लिंक और चैनल का नेम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो को व्यू करते हैं, उसके बाद रिव्यू देंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो पिछले कुछ वीडियो से मुझे भारत के अलग अलग पार्ट्स के मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में काफ़ी कुछ बताने के लिए रिक्वेस्ट आ रही थी। मेरे पास लगभग भारत के हर पार्ट से उनके मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने के लिए अलग अलग रिक्वेस्ट आ रही थी, जो मेरे लिए हर एक वीडियो में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको भारत के 2 रीजन्स के मुख्य मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। आज हम भारत के 8 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे, जिसमें से 4 नॉर्थ ईस्ट के मेगा प्रोजेक्ट्स हैं और 4 सदर्न इंडिया के। मैंने वेस्ट इंडिया, नॉर्थ या सेंट्रल इंडिया के कोई मेगा प्रोजेक्ट्स इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं, क्योंकि भारत के इन हिस्सों के मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में आपने पहले भी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट और साउथ के मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बहुत ही कम वीडियोस अवेलेबल हैं। इसलिए आज हम खासकर 8 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो नॉर्थ ईस्ट और सदर्न इंडिया के मेगा प्रोजेक्ट्स होंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो चलिए मेरे साथ भारत के सदर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के एक सफ़र पर और देख करके आते हैं उनके आने वाले या फिर चल रहे मेगा प्रोजेक्ट्स को। नंबर 1, नॉर्थ ईस्ट इंडियाज 5 मेजर रेल प्रोजेक्ट्स। भारत के नॉर्थ ईस्ट हिस्से की एक सबसे बड़ी समस्या रही है और पहले से ही वो चीज़ रही है कनेक्टिविटी। भारत के सेंट्रल, नॉर्थर्न, वेस्टर्न रीजन्स के स्टेट्स की कनेक्टिविटी जितनी अच्छी है उतनी अच्छी आज भी नॉर्थ ईस्ट की नहीं है, जिस वजह से पिछले कुछ सालों में ही नॉर्थ ईस्ट को इंडियन रेलवेज की तरफ से एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चरल बूस्ट देखने को मिला है। लगभग पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन के रेलवेज ट्रैक को अब ब्रॉड गॉज में कन्वर्ट कर दिया गया है और सिक्किम को छोड़ लगभग सारे स्टेट्स अब इंडियन रेलवेज से भी डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। आने वाले भविष्य में इंडियन रेलवेज इन सारे ही नॉर्थ ईस्ट कैपिटल्स को भी एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट करने वाली है। इसमें सिक्किम भी शामिल होगा। आने वाले कुछ ही सालों में इंडियन रेलवेज के 5 बड़े प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में पूरे हो जाएंगे, जिसमें मणिपुर का जिरीबम इम्फाल प्रोजेक्ट, मिजोरम का भैराबी सेरांग प्रोजेक्ट, नागालैंड का दीमापुर कोहिमा, मेघालय का तितलिया ब्रिनेहाट और सिक्किम का सिवोक रैंगपो प्रोजेक्ट शामिल हैं। साल 2022 या 2023 तक ये सारे ही प्रोजेक्ट्स खत्म हो जाएंगे, जिसके बाद नॉर्थ ईस्ट रीजन से सेंट्रल रीजन्स डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। साथ ही ये प्रोजेक्ट्स खत्म होने के साथ साथ रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट के अवसर भी नॉर्थ ईस्ट रीजन में जरूर लेकर जाएगा। नंबर 2, नॉर्थ ईस्ट स्मार्ट सिटीज। पूरे भारत में जो स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट्स को शुरू किया गया है उसमें कुछ स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट के भी शामिल हैं, जिसमें असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, आंध्र प्रदेश और 2 सिक्किम के शहर हैं। करीबन 14,124 करोड़ रुपयों से भी ज़्यादा का पैसा गवर्नमेंट ने इन सब मेगा सिटीज़ या कहें तो स्मार्ट सिटीज़ के लिए पहले ही अप्रूव कर दिया है। इन सारे स्मार्ट सिटीज़ में कुल 464 प्रोजेक्ट्स पर काम होगा। गवर्नमेंट का कहना है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में भले ही इसे पूरा होने में समय लगे, लेकिन पूरा होने के बाद ये बहुत तेज़ी से नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट करेगा। नॉर्थ ईस्ट प्रोजेक्ट्स के लिए खासकर उन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा जो समस्याएं वहां के लोग आए दिन फेस करते हैं। स्मार्ट सिटीज़ बनाने के साथ साथ गवर्नमेंट की ये भी कोशिश रहेगी कि रोज़मर्रा के कामों में आने वाली दिक्कतों का भी समाधान इसके ज़रिए किया जा सके। नॉर्थ ईस्ट के स्मार्ट सिटीज़ का काम काफ़ी प्लान्ड तरीके से हो रहा है और इस बात को ये चीज़ प्रूव करती है कि त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला स्मार्ट सिटीज़ के लिस्ट में 74वें नंबर पर थी, जो अब ऊपर उठकर 56 यानी 56वें नंबर पर आ गई है। बीते 24 जुलाई को अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री सेक्रेटरी ने नॉर्थ ईस्टर्न स्मार्ट सिटीज़ के इन स्मार्ट सिटीज़ के काम का रिव्यू किया था और बस कुछ ही सालों का इंतज़ार और है और उम्मीद है कि
जितने बेहतरीन तरीके से इन सब प्रोजेक्ट्स को प्लान किया गया है, बस उतने ही बेहतरीन तरीके से गवर्नमेंट इसे ज़मीन पर उतारने में कामयाब रहे। नंबर 3, इंडियाज अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे या फिर मागो थेंगबू विजयनगर बॉर्डर हाईवे के नाम से भी इस हाईवे को जाना जाता है। ये एक प्लान्ड हाईवे है नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश के अंदर। करीबन 2000 किलोमीटर लंबा ये हाईवे मैकमोहन लाइन के साथ साथ चलेगा। मैकमोहन लाइन आज आप आसान सी भाषा में ये कह सकते हो कि उस तरफ इंडिया चाइना का बॉर्डर है, लेकिन असल में वो 1914 में शिमला कन्वेंशन के तहत तिब्बत और ब्रिटिशर्स के बीच साइन हुआ था। गवर्नमेंट के हिसाब से इस हाईवे में कुल $7.2 बिलियन का खर्चा आएगा। जी हाँ, इसे बनाने में भारत के सेंट्रल में बन रहे कई मेगा प्रोजेक्ट से भी ज्यादा का खर्चा आ रहा है। इस हाईवे के बनने के बाद अरुणाचल प्रदेश में टूरिज्म और एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार जरूर बढ़ेगा। इसके बनने के बाद उन जगहों तक जाने में भी आसानी होगी जहां पहुंचना अभी के समय में काफी मुश्किल है। साथ ही बिल्कुल चाइना के बॉर्डर पे कंस्ट्रक्शन करना चाइना के लिए भी एक कड़ा मैसेज होगा कि अरुणाचल प्रदेश को वो बस क्लेम ही कर सकता है। भारत अरुणाचल प्रदेश में डेवलपमेंट करेगा भी और उसे अपने साथ आगे लेकर जाएगा भी, क्योंकि वो भारत का है। नंबर 4, जापानीज 13,000 करोड़ रुपीस नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट। साल 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जापानीज डेलीगेशन से एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग के बाद ये पता चला कि आने वाले समय में जापान नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ राज्यों में करीबन 13,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। ये इन्वेस्टमेंट पहले से चल रहे कुछ प्रोजेक्ट्स के साथ साथ कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर भी किए जाएंगे। कुछ प्रोजेक्ट्स जिसमें जापान ने कोलैब किया है उसमें गुवाहाटी सीवेज प्रोजेक्ट जो कि असम में है, नॉर्थ ईस्ट रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो कि असम के साथ साथ पूरे मेघालय में फैला है, नॉर्थ ईस्ट नेटवर्क कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट वो भी मेघालय का है, सिक्किम का बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और फॉरेस्ट मैनेजमेंट, त्रिपुरा का सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, मिजोरम का टेक्निकल कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन और नागालैंड का फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है। ये फिलहाल सिर्फ उन कुछ प्रोजेक्ट्स की लिस्ट है जिसमें जापान कोलैब करने वाला है। इसके साथ कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी होंगे जिनमें जापान अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। भारत और जापान के साथ मिलकर इन सभी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने से नॉर्थ ईस्ट को एक बहुत तेज इंफ्रास्ट्रक्चरल बूस्ट मिलेगा। इन सब प्रोजेक्ट्स के पूरा हो जाने के बाद नॉर्थ ईस्ट को रोजगार के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी मिलने लगेगी। पिछले कुछ सालों में नॉर्थ ईस्ट का कंट्रीब्यूशन भारतीय जीडीपी में लगातार बढ़ रहा है और जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट्स खत्म होते जाएंगे नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स अपना ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भारतीय जीडीपी में देते जाएंगे। तो बस उम्मीद है कि जापान का इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से सक्सेसफुल रहे और नॉर्थ ईस्ट के ये रीजन्स भी कुछ ही सालों में इंडियन इकोनॉमी की एक बेहद मजबूत कड़ी बनकर सामने आएंगे। मैंने यहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चरल मेगा प्रोजेक्ट को मेंशन नहीं किया है और वो है एक अंडर वाटर टनल जो भी ब्रह्मपुत्रा नदी में नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही बनने वाली है। जी हाँ, ये अंडर वाटर टनल फिलहाल अभी प्रपोज की गई है। ये स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टनल होगी, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर सिर्फ इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ 4 ही मेगा प्रोजेक्ट्स मेंशन कर सकता था और मुझे लगा शायद वो मेगा प्रोजेक्ट्स बताने ज़्यादा बेहतर हैं जो वहाँ पे लोकल डेवलपमेंट में अपना ज़्यादा योगदान देंगे। साथ ही अभी ये फिलहाल एक प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है और इसमें कब तक काम शुरू होता है ये अभी देखने वाली बात है। नंबर 5, विजिहिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट साउथ इंडिया। विजिहिंजम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट के नाम से भी इस सी पोर्ट को जाना जाता है जो कि भारत के दक्षिण में केरला में तिरुवनंतपुरम में बनने जा रहा है। करीबन 6,595 करोड़ रुपयों का खर्च इसके पहले फेज को तैयार करने में आएगा, जिसको कि कुल 2 फेजेस में पूरा बनाकर तैयार किया जाएगा। इसे हर फेजेस में पूरा बनाने और ऑपरेशनल करने का जिम्मा विजिहिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट लिमिटेड को दिया गया है, जो कि गवर्नमेंट कंपनी ही है जिसे केरला की गवर्नमेंट ही ओन करती है। ये सी पोर्ट भी एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, मतलब इसे पूरी तरह से स्क्रैच से तैयार किया जा रहा है। असल में इस पोर्ट को पूरी तरह बनाने का आइडिया 25 साल पुराना है। शुरुआत में इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। कारण ये रहा कि वो कंपनी जिसे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना था
या जिसके साथ इसे मिलकर बनाया जाना था वो सिक्योरिटी क्लियरेंस में ही फेल हो गई। और सिक्योरिटी क्लियरेंस में तो ज़्यादातर चाइनीज़ कंपनीज ही फेल होती हैं, जिस वजह से उस चाइनीज़ कंपनी को इस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, जिस वजह से इस पूरे सीपोर्ट का काम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डिले होता रहा। खैर अभी ये अरेबियन सी में अपना पूरा रूप ले रहा है और अब देखते हैं कि ये कब तक पूरी तरह से ऑपरेशनल हो पाता है। नंबर 2, सेंट्रल स्क्वायर चेन्नई। पार्क टाउन चेन्नई में तमिलनाडु की सरकार द्वारा एक मेजर इंटरसेक्शन को प्रपोज किया गया है जिसे नाम दिया गया है सेंट्रल स्क्वायर। इसे बनाने में करीबन $56 मिलियन का खर्च आएगा, जिसे चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ही फंड कर रही है। इस पूरे स्क्वायर में एक मल्टी स्टोरेज पार्किंग लॉट होगा जहां पर आराम से लगभग 1000 गाड़ियां पार्क हो सकेंगी। एक 150 मीटर 33 मंजिला ऊंची इमारत इस स्क्वायर के बीचों बीच बनाई जाएगी। इसका कंस्ट्रक्शन साल 2019 में शुरू हो चुका है। पार्किंग लॉट और अंडरपास के साथ साथ इस इंटरसेक्शन पर बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड्स, ड्रॉप ऑफ, रेंटल्स यानी वो लगभग सारी चीज़ें होंगी जो उस एरिया में कंजेशन को काफ़ी हद तक कम कर सकें। ठीक उसी सेंट्रल स्क्वायर एरिया में 21 ऐसे स्ट्रक्चर्स भी लगाए जाएंगे जिनकी खुद की काफ़ी हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस यानी प्राचीन महत्वता है। ये कब तक पूरा होगा, खैर इसके बारे में तो मुझे कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली, लेकिन जिस हिसाब से ये प्रोजेक्ट लगता है मेरे ख्याल में अगर सही ढंग से बिना किसी अड़चन के काम किया जाता है तो आने वाले 2-3 साल या फिर शायद उससे भी पहले ही इस पूरे प्रोजेक्ट को खत्म हो जाना चाहिए। नंबर 3, तिरुवनंतपुरम कसारगोड सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। तिरुवनंतपुरम कसारगोड सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर या जिसे सिल्वर लाइन के नाम से भी जाना जाता है एक प्रपोज्ड हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर है जो कि केरला के तिरुवनंतपुरम को केरला के ही कसारगोड से जोड़ेगा। इसमें 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाएंगी जो कि 532 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक को 4 घंटों से भी कम समय में पूरा कर लेंगी, जिसको अभी पूरा करने में 10 से 12 घंटे तक लग जाते हैं। इस रूट में कुल 11 स्टेशन बनाए जा सकते हैं। केरला रेल डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन ही इसकी ओनर होगी जो कि केरला गवर्नमेंट और रेलवे मिनिस्ट्री का ही एक जॉइंट वेंचर है। इस रेलवे लाइन के पूरा बन जाने और ऑपरेशनल हो जाने के बाद राज्य के नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट में कंजेशन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। साथ ही लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने या आने में समय भी काफ़ी कम लगेगा। केरला के लिए ये सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर इसलिए भी फायदेमंद होगा क्योंकि केरला में इंडिया की करीबन 2.7% आबादी रहती है, जबकि उनकी रेलवे ट्रैक्स में चलने वाली ट्रेन्स आज भी भारत की ट्रेन्स की औसतन रफ्तार से 30 से 40% कम रफ्तार से ही चलती हैं और बरसात या मानसून के सीजन में तो ये रफ्तार और भी कम हो जाती है। इसलिए इस कॉरिडोर के पूरा होते ही ये वहाँ की जनता के लिए भी सीधा उनको फायदा पहुँचाने वाला होगा। नंबर 4, चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारतीय सरकार का आने वाला एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। यह पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर चेन्नई से शुरू होकर रानीपेट, वेल्लोर, पालमनेर, बंगरपेट, होसकोटे होते हुए बेंगलुरु तक जाएगा। इसके पूरा होने के बाद सदर्न इंडिया और ईस्ट एशिया के बीच सामान या माल की ढुलाई बहुत ही तेज़ गति से हो पाएगी। अभी वैसे इसके साथ एक और प्लानिंग चल रही है, हो सकता है कि इसे एक्सटेंड करके कोची केरला तक भी बना दिया जाए। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट ने कुल 5 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को प्रपोज किया था, जिन 5 में ये कॉरिडोर भी शामिल है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ साथ इसे भी उसी की प्लानिंग के साथ तैयार किया जा सकता है। इस कॉरिडोर के 2 सबसे बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि इस कॉरिडोर की जो बैकबोन्स हैं वो हैं बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे और बेंगलोर चेन्नई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो रोड और रेल कनेक्टिविटी को इस कॉरिडोर के अंदर काफ़ी मजबूत कर देंगे। इस कॉरिडोर का मास्टर प्लान जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी ने ही तैयार किया है। जी हाँ, ये वही एजेंसी है जिसके काफी सारे मेगा प्रोजेक्ट्स भारत के वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट्स में भी चल रहे हैं। इसके साथ ही जो सागरमाला प्रोजेक्ट इस वक्त सदर्न इंडिया में चल रहा है वो पूरा होने के बाद इस कॉरिडोर की कैपेसिटी को कहीं ना कहीं डबल कर सकता है।
तो बस अब ये देखना होगा कि कब तक ये कॉरिडोर पूरी तरह से बनकर तैयार होता है और कितने समय बाद इसको ऑपरेशनल किया जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न और सदर्न इंडिया में इसके अलावा भी कुछ और मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप गूगल पर पढ़ सकते हैं, आपको वहाँ सारी जानकारी मिल जाएगी। मुझे जो इम्पोर्टेंट मेगा प्रोजेक्ट्स लगे मैंने उनको इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया। तो बस अब आप मुझे बताइएगा कि आपको इन सब मेगा प्रोजेक्ट्स में से कौन सा मेगा प्रोजेक्ट सबसे अच्छा लगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर भी, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा। जी दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त, बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट आने वाले वक्तों में इंडिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा। पाकिस्तान में क्या होता है कि पहले नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी तो उसने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, जब नई गवर्नमेंट आती है तो वो नवाज शरीफ के प्रोजेक्ट को रोक देती है। उससे पहले आसफ अली जरदारी साहब की हुकूमत थी, उन्होंने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए नवाज शरीफ ने वो रोक दिए। ऐसे करके पाकिस्तान को ऊपर नहीं आने दिया जाता। तो हिंदुस्तान में मुझे जो चीज़ इस वीडियो में मुझे नज़र आई है, जो मैंने देखी है, कि हिंदुस्तान में हुकूमत चेंज होती है लेकिन उनकी पॉलिसी प्रोजेक्ट्स के बारे में चेंज नहीं होती। वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है और इसको लंबा नहीं करते। आपको कौन सा मेगा प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छा लगा है वो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी वीडियो पे रिएक्शन देखना चाहते हैं तो आप हमें लिंक सेंड कर सकते हैं, हम उस पर ज़रूर रिएक्शन देंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।